हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आज हम आरएसी का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने हमारे जो पिछले दो लेक्चर हैं उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक करके हमारे जो पहले लेक्चर हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर अगला लेक्चर होता है जो पिछले लेक्चर से कनेक्ट होता है। तो जिन स्टूडेंट ने हमारे जो पिछली वीडियो हैं नहीं देखी हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे आपको इससे भी बेटर क्वालिटी में आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसी फीडबैक नज़र आए कि इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकें तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो हम उसको अगले वाले लेक्चर में आपको उसको मॉडिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज डिस्कस करते हैं हम अपना आरएसी का तीसरा लेक्चर है, आरएसी थर्ड लेक्चर। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बेल कोलेमन साइकिल। बेल कोलेमन साइकिल और कह सकते हैं हम उसको रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, क्या कहते हैं इसको, जो आज की साइकिल है हमारी बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है बेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, ठीक है। तो हम इस साइकिल को मैं बता दे रहा हूँ कि आपको हम इसकी क्या है, इसमें मतलब क्या पढ़ने का मोटिव है कि जो हमने पिछली जो साइकिल पढ़ाई थी वो हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ाई थी। तो ये उसी का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। क्योंकि जो रिवर्स कार्नोट साइकिल थी उसमें कुछ ऐसी लिमिटेशन थी जिनको हम, ऐसा था ना, क्योंकि वो एक आइडियल साइकिल है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तो यूज़ नहीं कर सकते ना हम उसको, तो वो एक स्टैंडर्ड साइकिल है। क्योंकि एक साइकिल ऐसी होती है कि वो इमेजिनरी साइकिल है लेकिन वो प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, तो ये उसी का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, बेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब मैं देखो यही बता रहा हूँ कि उसमें ऐसी क्या लिमिटेशन थी, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल थी उसमें ऐसी क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमने उसको मॉडिफाई करके जूल ब्रेटन साइकिल को आना पड़ा, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहा हूँ, जो आपको पिछला लेक्चर था देखो देख लीजिएगा इसमें, कि जो हमारी कार्नोट साइकिल थी, ये मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम था, यहाँ पर हमारा प्रेशर था। प्रोसेस क्या था, 1 से 2, 2 से 3 और 4, ठीक है। तो ये क्या था, इसको मैं बता रहा की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी क्यों लिमिटेशन थी, मतलब क्या इसमें ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से हमें ये वाली साइकिल पे आना पड़ा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये जो है हमारे टॉपिक थे टॉपिक नहीं, जो हमारे प्रोसेस थे 1 से 2 और 3 से 4, दीज आर हमारे आइसेंट्रोपिक टॉपिक थे। क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये हमारे कौन से टॉपिक थे, वो प्रोसेस थे, सॉरी, आइसेंट्रोपिक, ये हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थे। और आइसेंट्रोपिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस थे हमारे कौन से, 2 से 3 और 4 से 1, ये कौन से प्रोसेस थे हमारे, ये वाले जो प्रोसेस है ये हमारे थे आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि जहां पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस में जहां पर हमारा तापमान नियत रहता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, 2 से 3 और 4 से 1, दीज आर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या है कि ये आइसोथर्मल कब होंगे, ये जब होंगे कि जब हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो। समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो होता है तभी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता है। तो वो क्या है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं। समझ में आ रहा है। और जो प्रोसेस क्या है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, 1 से 2 और 3 से 4, ये जो प्रोसेस थे हमारे 1 से 2 और 3 से 4, दीज आर द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दिस प्रोसेस देयर कैन बी नो हीट
ट्रांजैक्शन और रिजेक्शन, ठीक है। इसमें हमारी जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसका हीट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर ये हमारा अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्लो होगा, कौन सा प्रोसेस होगा 2 से 3 मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, तभी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता, जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। और क्या है प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4, दीज आर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस है हमारे क्या होंगे, फास्ट होंगे, तभी हमारी हीट कांस्टेंट रह सकेगी। समझ में आ रहा है कि अगर ये प्रोसेस 1 से 2 और 3 से 4 अगर ये प्रोसेस हमारे फास्ट होंगे तभी हमारा ये प्रोसेस मतलब फास्ट होंगे तभी हमारी ये क्या कहलाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में फिर भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम चलो मान भी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये फास्ट प्रोसेस हो गया 1 से 2 और फिर एकदम से स्लो होगा। समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम फास्ट प्रोसेस हो गया और ये एकदम स्लो हो गया, तो ऐसा हमारा साइकिल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इस साइकिल को जो कार्नोट साइकिल है इसको नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, कार्नोट रिवर्स साइकिल, ठीक है, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं। तो हमने इस साइकिल को ड्रॉप आउट कर दिया है और उसकी जगह हमने क्या लिया है, बेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल। समझ में आ रहा है कि हमने ये साइकिल हमने क्यों छोड़ दी है, इसको क्यों हमने किया, क्यों इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा है हमें, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल एक तो हमारी आइडियल है, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं अगली जो हमारा मेन टॉपिक है क्या, बेल कोलेमन साइकिल है, इस पे मैं आने वाला हूं, ठीक है। अब मैं उस साइकिल को आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं और हमने ऐसा क्या मॉडिफिकेशन किया है कि जिससे हमारी जो रेफ्रिजरेशन की जो सीओपी है उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस लेक्चर में या जो पिछले लेक्चर में अगर कोई भी आपको फीडबैक दिखाई दे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा हमें, और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मैं बना रहा हूँ क्या, अब हाँ, अब मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। चलो पहले तो मैं एक पिक्चोरियल डायग्राम बताता हूँ कि ये हमने बेल कोलेमन साइकिल और में क्या होता क्या क्या है। चलिए ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, मैं बनाने ये यहाँ पर है हमारा क्या, ये यहाँ पर हमारा है कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर को हम ये इस टाइप से बनाते हैं इसको, ठीक है। कंप्रेसर ये हमारा, कंप्रेसर से ये बाद में हमारी जो गैस आएगी वो आएगी हमारी कहाँ पर, कंडेंसर में। इसको ठीक है। अब इसके बाद में डायग्राम में दिख रहा है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंडर है। एक्सपेंडर में क्या होता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पर आकर एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या जाएगा, एक इवेपोरेटर, इवेपोरेटर कह सकते हैं हम, यहाँ पे इसको रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, रेफ्रिजरेशन, इसको रेफ्रिजरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं देखो अब इसमें बता रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे प्रोसेस होते हैं। ये हमारा क्या है 1 से 2, इसको कंप्रेसर है, ठीक है। 1 से 2, ये भी 2 है, और ये हमारा हो गया 3, ये 3 और ये 4, ये हमारा 4 और ये हमारा 1 प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसको एक्सपेंडर बोलते हैं, एक्सपेंडर बोलते हैं, इसको कंप्रेसर बोलते हैं, इसको रेफ्रिजरेटर, और इसको बोलते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है कि जो हमारा स्टीम होती है, कोई भी चीज़ है उसको वो कंडेंस करता है, ठंडा करता है उसको,
ठीक है, कंडेंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, कूलिंग वाटर इन हो रहा है, यहाँ पर हमारा कूलिंग वाटर आउट हो रहा है। कूलिंग वाटर इन मतलब अंदर जा रहा है और यहाँ पर कूलिंग वाटर आउट। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये क्या है हमारी ओपन, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन का डायग्राम बनाया है। समझ में आ रहा है? ओपन साइकिल, अब मैं क्लोज साइकिल का ही बना रहा हूँ। देखो क्लोज साइकिल का भी मैं इधर बनाने की बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसमें यही बता दूंगा, हाँ ये टॉपिक भी हमारा कि ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन क्या होता है, क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेशन क्या है, वो भी इन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि उनमें क्या मेनली डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ इसको ओपन साइकिल। ये हमारा क्या बनना है, कंप्रेसर बनना है। कंप्रेसर के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कहाँ आएगा, कंडेंसर में। ठीक है, और इधर हम बनाएंगे क्या, इधर हमारा वही रेफ्रिजरेशन आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर हमारा क्या आएगा, एक्सपेंडर। दिख रहा है ना डायग्राम में? डायग्राम में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा। प्रोसेस सेम रहेंगे इसमें साइकिल में, 1 2, ये भी 2 प्रोसेस है यहाँ तक। यहाँ से बाद 3 प्रोसेस हो गया 3, इसके बाद ये भी 3 है, इसके बाद ये हमारा 4 प्रोसेस, ये भी 4 है और ये हमारा 1 है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें यहाँ पे कूलिंग वाटर इन एंटर हो रहा है और यहाँ पर कूलिंग वाटर आउट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक ब्राइन, जो क्या है हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर, ब्राइन इन एंटर हो रहा है और यहाँ पर हमारा ब्राइन आउट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ब्राइन मैं बताऊंगा होता क्या है ब्राइन, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा कंडेंसर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्सपेंडर, ठीक है। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेशन। ये डायग्राम है हमारा क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेशन का, और ये जो डायग्राम है ये हमारा है ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन का, ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है। ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन का डायग्राम है, और ये क्या है हमारा क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेशन का डायग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, देखो ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन है इसमें हमारा कोई भी ऐसा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट नहीं यूज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्किंग फ्लूइड है, मतलब एक ही हमारा रेफ्रिजरेंट है जो पूरी की पूरी साइकिल में हमारा हीट को ले जाने में और उसको प्रदान करने में यूज हो रहा है, ठीक है। और वो उससे हमारा डायरेक्ट जैसे भी होता है, हमें जैसे एक
कोई जो हमें स्पेस कूल करना है वो डायरेक्ट चला जाएगा और उसको कूल कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक रेफ्रिजरेंट तो यूज़ हो रहा है। सपोज दैट जैसे हमारी यहाँ पर एयर यूज़ हो रही है तो यहाँ पर एयर भी यूज़ हो रही है। सपोज दैट कि जैसे हमारी यहाँ पर एयर यूज़ हो रही है तो एयर के साथ साथ यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ब्राइन ले लिया है। वो क्या काम करेगा कि जो प्राइमरी जो रेफ्रिजरेंट है उससे ये जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है हीट लेकर उस इन्वायरमेंट में या फिर उस स्पेस में भेज देगा जहाँ सा हमें स्पेस ठंडा करना है या कूल करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का, जो कि हमें जो स्पेस हमें ठंडा करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस वाली साइकिल में कि हम जो स्पेस कूल करना है उसमें ये डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट जाएगा और उसको कूल कर देगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल जो दिखा रहा है ये इस डायग्राम के ये एक ही साइकिल पे वर्क करते हैं। कौन सी साइकिल है हमारी, वेल कोलेमन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि ओपन साइकिल रेफ्रिजरेंट क्या होता है और क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अब समझ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रेफ्रिजरेंट है इसमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज है। हाँ, अब ये ब्राइन क्या होता है, ब्राइन क्या है, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये जो ब्राइन होता है क्या है, इट इज ए मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का जो होता है मिक्सर होता है इसको, या फिर इसकी जगह हम और कोई भी जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसको भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, एक पीवी डायग्राम से और पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से और टीएस मतलब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम से इस साइकिल को शो करने की कोशिश करूंगा। और हम उस साइकिल के थ्रू क्या करेंगे, उसकी सीओपी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हमारी क्या सीओपी निकल कर आती है। ठीक है, अगर कोई भी इन डायग्राम में या फिर किसी चीज़ में अभी जो मैंने डिस्कस किया, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जल्दी से और मैं इसका एक पीवी और टीएस डायग्राम बनाऊंगा। ये साइकिल तो आपको समझ में आ गई ना। चलिए अब आते हैं हम क्या पीवी और टीएस डायग्राम पे, क्योंकि इसमें बनाने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, एग्जाम का ये भी है कि चलो ठीक है, जिन स्टूडेंट ने ये सोच रखा है कि हम प्रमोट हो जाएंगे, पिछली बार तो आप प्रमोट हो चुके हैं लेकिन इस बार क्या पता प्रमोट नहीं हो जाएगा, और चलो मान भी लेते हैं आप प्रमोट हो भी जाओगे तो उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा कि अगर आप ऐसी बिगर एग्जाम दिए पास हो जाओगे, लेकिन क्या फ़ायदा, आगे इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी नहीं। तो मतलब ये है कि हमें क्वालिटी मेंटेन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वी आर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हमारा ज़्यादातर जो फोकस होता है वो क्वालिटी पे ही फोकस होता है। तो अगर हम अपने आप में क्वालिटी को लेकर चलेंगे तभी हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकेंगे, या फिर हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम एक जो हमारे घरों वगैरह में तो यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर और एसी, तो हम उनको कम से कम हमारे जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनको तो हम समझा ही सकते हैं कि हाँ भाई ये किस साइकिल पे वर्क करते हैं या कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये भी हमें बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पीवी डायग्राम। ये मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा इसका। पीवी डायग्राम तो समझ रहे हैं सभी। दिख रहा है, पीवी डायग्राम। यहां पर हमारा वॉल्यूम रहता है, पता है सभी को। प्रेशर रहता है हमारा वर्टिकल एक्सिस पर, ये भी सभी को पता है। तो ये प्रोसेस क्या हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 प्रोसेस है। क्या है, एरो के निशान लगा दे रहे हैं। रिवर्स है तो थोड़ा रिवर्स चलेगा, अगर हम इंजन के केस में पढ़ते तो ये जो एरो के निशान है वो नीचे की तरफ हो जाते। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अब देखो प्रेशर है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। देखो प्रोसेस 2 से 3 ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा P2 बराबर है किसके, P3 के। और ऐसी हमारी स्ट्रेट लाइन क्या है यहाँ पर, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर P1 बराबर हो जाएगा किसके, P4 के। मतलब क्या है कि प्रेशर जो 1 पे है वो बराबर हो जाएगा प्रेशर 4 के। समझ में आ रहा है।
हाँ, और ये क्या है हमारे, ये हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, कौन कौन से, 1 से 2 और 3 से 4। मैं लिख दे रहा हूँ उनको, ये जो है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, वो भी कौन सा वाला, कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा आइसोबारिक, आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोसेस, 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है हमारा, ये हमारा हो गया आइसेंट्रोपिक, यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में हल्का सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो प्रोसेस है कौन सा, 4 से 1, ये हो गया हमारा आइसोबारिक। समझते हो, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, वार होती है ना, प्रेशर को कभी कभी वार में भी संपर्क करते हैं कि 1 वार इक्वल टू होता है 1.0025 10 टू की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो बार क्या होता है, हमारी प्रेशर की यूनिट होता है, तो आइसो का मतलब हो गया सेम। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस प्रेशर हमारा सेम है, तो ये प्रोसेस जो है हमारा 4 से 1, ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक का मतलब ये होता है कि जिस प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर हमारा नियत रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आइसोबारिक बोलेंगे हम इसको एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा कौन से हो गए, आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गए। अब इसी के इससे रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, अब टीएस डायग्राम इधर बनाएंगे, ठीक है। इधर क्या बनाएंगे हम, टीएस डायग्राम, टीएस मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। चलिए बना लेते हैं। ये हमारी कर्व में है, ये स्ट्रेट, ये देखो, ये 1 हो गया, ये जो लाइन है हमारी कर्व में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व में जाएंगे इस टाइप से, ये भी हमारी कर्व में जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4, प्रोसेस क्या चल रहा है हमारा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। हाँ, अब ये देखो इस चीज़ में क्या है, यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो हमारी Q2 वो जो Q कुछ ना कुछ हीट हमारी रिजेक्ट होगी, इसको हमने QR से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर क्या है, एक हमारा रेफ्रिजरेशन है या फिर इवोपरेटर है, तो यहाँ पर जो है क्या कि कुछ ना कुछ हमारी हीट जरूर एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर QA, जिसको हमने Q मेंशन कर दिया, ठीक है। और ऐसे क्या है, यहाँ पे भी देख लो ऐसी है। तो प्रोसेस 2 से 3 QR हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, QR, और हमारी QA हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रही है साइकिल, ठीक है। हाँ, तो देखो ये हमारा क्या है, नीचे हमारी S रहेगा, S मतलब एंट्रोपी, और इधर रहेगा हमारा T मतलब टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड कौन सा टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर T2 हो गया, ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, T3 हो गया, और ऐसे ही हमारा टेम्परेचर T4 हो गया, और ऐसे ही हमारा ये जो टेम्परेचर हो जाएगा ये T1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर S3 बराबर हो जाएगी किसके, S4 के। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगी S2 के। समझ में आ रहा है, ये दोनों डायग्राम है क्या, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है किसका, बेल कोलेमन साइकिल का, और ये भी हमारा क्या है, टीएस डायग्राम है बेल कोलेमन साइकिल का। तो इन साइकिल को हम दिखा के ये शो करना चाह रहे हैं कि हम कैसे कैसे COP निकालेंगे, ठीक है। तो ये इतना तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तो चलिए हम क्या बता रहे हैं, अब मैं इनको डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ, होता क्या है, ठीक है। तो क्या है कि हमारा जो प्रोसेस 1 से 2 है, वो जो साइकिल बनाई थी हमने, जो पिछली साइकिल है, वो प्रोसेस यहाँ पर क्या था, कंप्रेसर लग रहा था, तो ये है ना आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब हो गया कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारा। यहाँ पर हमारी हीट का आने का और जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी हीट हमारी मतलब ही नहीं पड़ता, मतलब रिजेक्ट ही नहीं होती है। हमारी हीट यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। कौन से प्रोसेस में? 1 से 2 से और 3 से 4 प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे कौन से हैं? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस और एक्सपेंशन प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो ये 1 से 2 जो पिछले डायग्राम में ना 2 डायग्राम बनाए थे हमें, ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन का और क्लोज साइकिल रेफ्रिजरेंट का, वो क्या है? 1 से 2। जो कंप्रेशन वाला था वो 1 से 2 था, तो वो क्या कर रहा है? वो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है या गैस है उसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है? वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। यहां पे बना ही दूं क्या छोटा वाला हुआ डायग्राम? वो समझ में जाएगा आपको। ये इसको बना दे रहा हूं मैं, वो अगर एक साथ बना दे रहे हैं हम। यहाँ पर कंप्रेसर हो गया, और क्योंकि अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ बना दूंगा तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंप्रेसर, ये हो गया कंडेंसर, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडर, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये 1 से 2, 1 2, और ये भी 2 है, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या रेफ्रिजरेटर है? ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है ये समझ में आ रहा है? ये डायग्राम, इस डायग्राम को देखो और इनको कंपेयर करो। देखो ये क्या है? कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर का मतलब क्या हो गया? कंप्रेसर का मतलब ये है कि कंप्रेसर में हमारा जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है। कंप्रेस हो रही है 1 से 2, किस प्रोसेस के थ्रू? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इस डायग्राम में जो दिखा दे रहा है वो पीवी डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर ये कंप्रेसर है, सी डिनोट कर रहा है कंप्रेसर को। तो क्या है? इसमें हमारा जो गैस है वो कंप्रेस होकर कहाँ जा रही है? कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है? जो कंडेंसर का कौन सा प्रोसेस है? 2 से 3। 2 से 3 हमारा क्या है? 2 से 3। देखो कंडेंसर में क्या है? हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये प्रेशर कॉन्स्टेंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या है? इसमें हमारा जो यहाँ से कंप्रेस होगी तो क्या होगा? कोई भी जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ से देखो 2 है, 2 प्रोसेस है ना, 2 पे यहाँ पर देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? यहाँ पर 2 TTO है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जाएगा हमारा। देखो P से 2 ये दिख रहा है ना, प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। ये डायग्राम है ना, P से P2 बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कंप्रेसर में। तो क्या है कि वो जो रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ के होने के बाद वो क्या कंडेंसर में आके ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर क्या करते हैं हम? तो 2 से 3 कंडेंसर को कौन सा दिखा रहा है? वो 2 से 3। 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? ये वाला 2 से 3 प्रोसेस ही है। समझ में आ गया? 2 से 3 प्रोसेस दिखा रहा है। तो क्या है कि 3 से फिर इस जो कंडेंसर में है, जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो फिर एक्सपेंडर में जाएगा, और एक्सपेंडर में जाकर वो रेफ्रिजरेंट हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। और फिर एक्सपेंड होने के बाद में क्या करेगा? वो हमें फिर से वो इसमें एक्सपेंड होने के बाद फिर वहाँ जाएगा, वो रेफ्रिजरेशन में जाएगा। तो 4 से 1 प्रोसेस में वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हमारा जो स्पेस है, जो सा वो स्पेस है जिसे हम कूल करना चाह रहे हैं, वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं अब इसकी COP निकालता हूँ कि कैसे हम COP निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये डायग्राम रहने बहुत ज़रूरी हैं हमारे COP निकालने के लिए एक साथ ही। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, तो मैं इसको मिटा के यहाँ बना दूंगा इसके नीचे। ये हो गया वॉल्यूम, सही है। PV डायग्राम, TS डायग्राम यहाँ दिख रहा है ना, ये TS डायग्राम यहाँ दिख रहा है। लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही? अभी दिखेगी, दिख रही है। चलो ये क्या है हमारा? वन 2 3 4 से 1 ये TS डायग्राम है। ये यहाँ पर S आ गई हमारी और यहाँ पर टेम्परेचर T आ गया, ठीक है। TS डायग्राम है, यहाँ पर हीट हमारी क्या है? QA एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ से हमारी QR रिजेक्ट हो रही है। समझ में आ गया? अब हम इन डायग्राम की दोनों की हेल्प से क्या करेंगे? वो निकालेंगे इसकी
COP निकालेंगे। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। अब ये मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। अब मैं उन प्रोसेस के कौन कौन से प्रोसेस हमारे इस साइकिल में हो रहे हैं उन प्रोसेस को मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। यहां पर हमारी हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या है प्रोसेस हमारा 2 से 3, 2 से 3 क्या है हमारा, आइसोवायरिक, आइसोवारिक, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस बोलेंगे, आइसोबारिक, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है ना हमारी, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिर हमारा क्या है 3 से 4 प्रोसेस, 3 से 4 प्रोसेस क्या है हमारा, 3 से 4 प्रोसेस क्या है बताओ, देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, वो आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस, वो सॉरी 3 से 4 है हमारा आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। और 4 से 1, 4 से 1 में क्या हो रहा है, देखो ये डायग्राम में क्या हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम करेंगे आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, या फिर एडिशन प्रोसेस बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा, आपके काम में आएंगे, ठीक है। और अगर कोई नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब देख लो क्या करेंगे कि अब हम देखो प्रोसेस कौन सा लेते हैं, प्रोसेस 2 से 3 प्रोसेस लेते हैं, तो ले लेते हैं, चलो प्रोसेस 2 से 3 के लिए क्या निकालेंगे हम, कि हमारी कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। तो देखो हीट निकाल लेते हैं QR। अब देखो ये क्या है, QR हम यहाँ से निकालेंगे, देखो ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे हम, CP, या तो फिर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, TH डायग्राम से, इससे निकाल लो, ठीक है। यहां से निकाल लेते हैं, क्या होगी हमारी, इस TH डायग्राम से निकाल लेंगे, तो यहां से भी हमारी क्या हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो QR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट, वो सॉरी स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये CP क्या है हमारी, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए हमने CP लिया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T2 माइनस के T3, प्रोसेस 2 3 ले रहे हैं ना हम, तो प्रोसेस हमारा क्या है 2 से 3, तो T2 क्या है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो T2 माइनस T3 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, इसी के हिसाब से फिर क्या ले लेंगे हम प्रोसेस उसके लिए कि हमारी हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस किसके लिए, 4 से 1 के लिए, तो हमारे क्या होंगे Q, ये प्रोसेस ले लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, प्रोसेस 4 से 1 के लिए क्या होगी QA, का मतलब कि कितनी हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहाँ पे भी हम CP लेंगे, दिखाई दे रहा है, CP लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम CP क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या है प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या जाएगा T1 माइनस के T4, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा T1 माइनस के T4 हो गया, ये दोनों हमारे क्या निकल आई, ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस, मतलब कितनी हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है ये निकाल ली है हमने, और कितनी हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है ये भी निकाल ली है। चलो अब क्या होते हैं कि अब हम इसकी COP निकालेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो आपको स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालेंगे हम, नेट वर्क आउटपुट, कि हमारा कितना वर्क आउटपुट इसमें साइकिल में लग रहा है, कि हम कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे कि कितनी हमारी जो हीट रिजेक्ट हो रही है इसमें से जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको घटा देंगे, तो हमारा नेट वर्क डन निकल जाएगा पूरी टोटल साइकिल में, कि हमारा कितना वर्क डन इसमें कंज्यूम हो रहा है या फिर हमें कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं हम इसको,
W निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा वो क्यू आर माइनस के क्यू ए। अब देखो क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो गया सी पी T2 माइनस के T3, फिर क्या लेंगे हम माइनस में सी पी क्या T1 माइनस T4। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क जो साइकिल में यूज हो रहा है। चलो अब हम आगे करते हैं, क्या निकालेंगे COP। बताओ भाई बच्चों COP होता क्या है, COP निकालो बताओ। COP किसके निकाल रहे हैं, R मतलब रेफ्रिजरेशन की। तो क्या हो जाएगा कि टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड कि हम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वर्क डन नेट वर्क डन इन ए साइकिल, या टोटल वर्क डन इन ए साइकिल लिख सकते हैं हम, टोटल वर्क डन इन साइकिल। समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, ये हमारी किया कि Q हमारी A, ये Q हो रही है, और W क्या है हमारा टोटल वर्क है जो यूज हो रहा है किसमें, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो रख दो, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं उसकी, ये दोनों प्रोसेस मिटा दे रहा हूं मैं। अगर कोई नहीं समझ में आए तो समझ लीजिएगा। तो ये क्या है हमारी, देखो रख देते हैं हम क्यू ए, तो CP हो गया T1 माइनस के T4। समझ में आ रहा है। अब क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, ये CP को चलो छोड़ दो, CP ले ले, चलो यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं T2 माइनस के T3 और माइनस में CP क्या T1 माइनस के T4। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल पोर्शन है। जिन बच्चों की मैथ कंप्लीट है वो मतलब अच्छी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो आसानी से समझ जाएंगे। और अगर जिन स्टूडेंट की नहीं समझ में आए कॉपी टॉपिक तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो CP कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, देखो CP से CP कैंसिल हो गया, यहाँ से CP कॉमन लेंगे, यहाँ CP ले लिया, यहाँ पे CP कॉमन ले लिया, और ये जो कही है ये भी हम कॉमन ले रहे हैं। T4 हम इसके नीचे ले लेते हैं, क्या T4 बटे T1 माइनस 1 ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या लेते हैं यहाँ पे भी क्या लेते हैं हम, यहाँ पर T3 कॉमन ले लेते हैं, T3 बटे वो सॉरी T2 बटे T3 माइनस के 1, ये हो गया, क्योंकि हम T3 कॉमन ले लेंगे तो T2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, यहाँ से हम T4 कॉमन लेते हैं, माइनस में क्या ले लें हम T1 बटे T4 और माइनस का 1। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करके हम इसको क्या करेंगे, हम आगे जाके फाइनल में जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक सॉल्व करेंगे, और एक हमें लास्ट में जाके एक COP का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो वो फॉर्मूला किसके लिए होगा, वेल कोलेमन साइकिल के लिए हमारा COP का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, फोर प्रोसेस किसके लिए, 1 से 2 के लिए और 3 से 4 के लिए, क्योंकि हमारे 1 से 2 के लिए, 4 प्रोसेस 1 से 2 के लिए क्या होता है कि हमारा एक रिलेशन होता है किसके लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। क्या रिलेशन है वो, T2 बटे T1 मतलब टेम्परेचर में और प्रेशर में रिलेशन होता है, वो क्या होता है P2 बटे ये होता है T2 बटे T1 दिख रहा है, और यहाँ पर होता है गामा माइनस 1 अपॉन गामा। गामा क्या है, ये हमारा एयर के लिए है, एडियाबैटिक इंडेक्स सॉरी, गामा किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एयर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम किसके लिए, प्रोसेस के लिए 1 से 2 के लिए, तो हम क्या करेंगे 3 से 4 के लिए भी यही निकाल लेंगे। उसमें क्या होगा हमारा 3 से 4 के लिए क्या होगा हमारा, बताओ 3 से 4 के लिए क्या होगा, 3 से 4 है ना ये, बताओ 3 से 4 के लिए क्या होगा हमारा, समझ में आ रहा है। 3 से 4 के लिए हो जाएगा हमारा T3 बटे T4 बराबर P3 बटे P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये क्या है, रिलेशन होता है किसके लिए,
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है क्या, टेम्परेचर और प्रेशर में ये दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे निकल के आता है। इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना इतना, ना तो ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, मैं बता दूंगा इसको कैसे कैसे आया निकल के, ये वैसे होता है कि क्यों होता है ये मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम, देख लो, अब देखो ये दिख रहा है ना P2/P1। अब देखो क्या है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसको लिखा देने देना जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें वैल्यू पुट करने में, ठीक है। तो क्या है देखो, ज़्यादा नीचे हो रहा, चलो ठीक है। हाँ, अब ये क्या है प्रोसेस हमारा, क्या है 1 से 2, वो 2 से 3 क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। मतलब क्या है कि P2 बराबर है किसके, P3 के, और एंड क्या है ये 4 से 1 है, ये भी हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारा P4 ये भी बराबर है किसके, P1 के। तो इसमें रख दो क्या, इसमें रख दो जो T3 माइनस T4 है। तो हम कह सकते हैं कि T3/T4 बराबर P3 किसके बराबर है, P2 के, और P4 किसके बराबर है, P1 के। तो P1 के, ठीक है। तो ये देखो गामा माइनस 1 गामा, तो ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब T3 और T4 इक्वल हो जाएगा किसके, T2/T1 के, T2/T1 के बराबर हो गया वो, समझ में आ गया, T2/T1 के बराबर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या लेना है, इन टर्म में लेना है, इस वाली टर्म को हमें इनको क्या करना है, लैप्स करना है, इनको रिमूव करना है, किससे, ऊपर वाली टर्म से। तो देख लीजिए, तो क्या लेना है हमें, T2/T3, देखो ये आ गया T2/T3 यहाँ पहुँच जाएगा, और T4/T1 यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पर ले सकते हैं हम क्या, यहाँ पर T3/T4। तो क्या करेंगे हम, T2 ये वाला T3 है वो इसके अपॉन में पहुँच जाएगा, और ये जो T1 वो ये वाला जो क्या कहते हैं वो ये T4 है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा T1 के, ये T1 इधर पहुँच जाएगा। समझ में आ गया, T2 ये हो गया, तो T2/T3 हो जाएगा। ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, T1/T होगा, सही है, क्योंकि ये T1 जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये T3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो T1/T4 हो गया। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया नहीं आया, बताइए इतना समझ में। ये समझ में आ गया नहीं, बताओ। यहाँ पर हमारा वो गलत लिख दिया था हमने, यहाँ पर T4 होगा यहाँ पर, वो सॉरी यहाँ पर T1 होगा, यहाँ T1 होगा, यहाँ पर हमारा T4 होगा, ठीक है। तो उसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है देखो, अब क्या है कि ये दोनों बराबर होगी टर्म, T2/T3 और T1/T2 ये टर्म बराबर होगी। देखो T2/T3 ये भी बराबर हो गई। हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ से हमने T3 कॉमन लिया था, और यहाँ पर हमने T4 कॉमन लिया था, ये भी लिखना था यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या लिया था यहाँ पर, T4 कॉमन लिया था, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी T4 कॉमन लिया था ना, क्योंकि तभी तो हमारा बटे में आया था, T4 कॉमन लिया था यहाँ पर। समझ में आ गया। तो क्या है T4 हमने क्या लिया था, ये इसके बटे में आया था, यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तो क्या है देखो, ये वाली जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों बराबर हो गई, और ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, और ये वैल्यू फिर ये दोनों बराबर होगी, ये बराबर होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम पुट कर देखते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर में 1 में पुट कर देंगे। क्या देखो किसकी वजह से, कि जो हमारी जो टर्म है T2/T3 ये जो रेशियो है और ये वाला जो रेशियो है बराबर है। देखो T2/T3 इसके बराबर रख दिया, क्योंकि ये वाली जो ब्रैकेट में वैल्यू है और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। तो ये बराबर लेके हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन से लेके ये कट जाएगा ऊपर वाले से। तो क्या बचेगा हमारी COP जो रेफ्रिजरेटर की है वो क्या बचेगी बताओ। ऊपर बचेगा हमारा T4 और नीचे बचेगा क्या, T3 माइनस के T4। समझ में आ गया, ये बच गया। अब देखो हम फिर से यहाँ पर T4 कॉमन ले लें, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो क्या है, यहाँ से हमने फिर T4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से T4 से T4 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से मैं T4 रखा रहने दो इसको, यहाँ से मैं T4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से T3 बटे T4 हो जाएगा और माइनस के 1 आ जाएगा और यहाँ पर T4 हो जाएगा। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/, क्या हो गया, 1/, T3 बटे T4 माइनस के 1, ये समझ में आ गया, ये हो गया है। तो T3 की वैल्यू क्या है, देखो T3 बटे T4 की वैल्यू क्या है, P2 बटे P1, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस वाली फिर से इक्वेशन में। तो हमारी COP क्या हो जाएगी, 1/, ये हो जाएगी हमारी COP P2 बटे P1 की पावर, समझ में आ रहा है ना, गामा माइनस 1/गामा, ठीक है, और माइनस के 1, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, P2 बटे P1, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर रेशियो बोलते हैं। क्या है ये, प्रेशर रेशियो है क्या PT मतलब हायर प्रेशर, क्या इट इज द रेशियो ऑफ P2 बटे P1, इसको क्या बोलेंगे हम, RP से डिनोट कर देंगे इसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/RP की पावर गामा माइनस 1/गामा माइनस के 1, ठीक है, समझ में आ गया इसको। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये COP चल रही है किसकी, रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। इसको और आगे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरी ब्रैकेट को हम ऊपर ले जाएं तो क्या आ जाएगी हमारी COP जो रेफ्रिजरेटर की है वो आ जाएगी क्या, RP की पावर गामा माइनस 1/गामा माइनस के 1 की पावर माइनस 1। तो ये क्या है हमारी COP हो गई है किसके लिए, बेल कोलेमन साइकिल के लिए। RP क्या है यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर का वेयर RP, जहां RP क्या है हमारा, प्रेशर रेशियो है, क्या है, प्रेशर रेशियो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हाँ चलिए ठीक है। तो अगर इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इस वाली जो साइकिल पर न्यूमेरिकल और जो कार्नोट साइकिल है, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल मैंने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, उसका न्यूमेरिकल मैं आपको एक उन दोनों के न्यूमेरिकल कंबाइन करके अपने नए वीडियो में लेके आ जाऊंगा और आपको और अच्छी तरह से कि कैसे कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये वीडियो है वो सॉरी ये सब साइकिल हैं वो कैसे यूज़ हो रही हैं वो बिल्कुल एकदम समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और जो नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, और अपने आप में जो जितने भी मैकेनिकल के हैं 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट उनको आप शेयर कर दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इनकी इसका जो हमारा जो वीडियो है इसका वो लाभ उठा सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।